राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक। अस्थायी सील की अवधि समाप्त। 30 दिनों के लिए खुला था सील। 17 अक्टूबर को शाम 4 बजे 97 से 102 तक का सील खुला था। वर्षों वर्ष जिस भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य भूमाफिया, बिल्डरों एवं उन्हें संरक्षण प्रदान करने वाले सफेद पोशों के प्रयास के बावजूद नहीं हो पा रहा था, जिस भूमि पर कब्जा करने के मंसूबों को न भवन निर्माण विभाग करोलबाग जोन चलने दे रहा था, न ही दिल्ली पुलिस कोरोना काल में जब लोगों की जान पर बनाई और संपूर्ण देशवासी अपनी जान बचाने को इधर उधर दौड़ रहे थे, तब भूमाफियाओं द्वारा खेला गया वर्षों से खाली प्लॉट को कब्जा करने का खेल, वर्षों से खाली प्लॉट का नंबर WZT1, WZT2, WZT3, WHS कीर्तिनगर कर भूमाफियाओं ने WZT1 पर बेसमेंट सहित 5 मंजिला निर्माण काले धन के बल पर कर दिया। निर्माण में DMC एक्ट का खुलेआम उल्लंघन किया गया। करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग ने वर्ष 2021 में 2 बार इस WZT1 की बिल्डिंग को बुक कर रखा है, जो MCD करोलबाग जोन भवन निर्माण विभाग के रिकॉर्ड में न सिर्फ दर्ज है, बल्कि WZT2 एवं WZT3 WHS कीर्तिनगर नियर TS कीर्तिनगर की तरह रिकॉर्ड में सील तो नहीं है, लेकिन ATMCD में निगम द्वारा WZT2 T3 की तरह सील कराने की मांग की जा चुकी है। इंडिया दर्पण, दैनिक, DID न्यूज, नेशनल टीवी चैनल, सर्वधर्म संगम नोएडा ने दिल्ली के मेयर राजा इकबाल सिंह, स्थायी समिति अध्यक्षा सत्या शर्मा, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता से मांग किया है कि मोती नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले तीनों नगर निगम क्षेत्रों में भूमाफिया, बिल्डर एवं उन्हें संरक्षण प्रदान करने वाले सफेद पोश DMC एक्ट को मजाक बनाकर रख दिया है, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम न्यूज़पेपर फेडरेशन रजिस्टर के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ललित सुमन ने मांग की है कि कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट के प्लॉट नंबर WZT1, WZT2, WZT3 की जांच CBI से कराई जाए, क्योंकि इसी प्लॉट के भ्रष्टाचार में EE भवन करोलबाग जोन कुमार महेंद्र सहित 5 निगम कर्मी तो सस्पेंड हो गए, लेकिन WZT1 बिल्डिंग आज भी सील नहीं हुई है, जो गंभीर जांच का विषय है। इसी प्रकार कीर्तिनगर टिम्बर मार्केट में 2 बार DMC एक्ट का उल्लंघन होने के बाद IAS DC ने प्लॉट नंबर 2/97 से 2/102 तक को 7 जुलाई को दोबारा सील किया था। दिनांक 17/10/2025 को रणदीप सिंह एवं नीलम सबरवाल के आवेदन पर 1 माह के लिए सील खोल दिया गया था। दोनों आवेदकों ने DC से निवेदन किया था कि वे रेक्टिफिकेशन करना चाहते हैं, इसलिए अस्थायी रूप से डीसील किया जाए, जिसकी अनुमति 30 दिन है। दोनों आवेदकों के आवेदन पर धनतेरस के अवसर पर अस्थायी रूप से सील हटा दिया गया था। 17 अक्टूबर समय 4 बजे ए पवन कुमार के हस्ताक्षर से यह खोला गया। आज 1 माह यानी 30 दिन गुजर चुके हैं। नियम अनुसार प्लॉट ए पवन कुमार के हस्ताक्षर से यह खोला गया। आज 1 माह यानी 30 दिन गुजर चुके हैं। नियम अनुसार प्लॉट नंबर 2/97 से प्लॉट नंबर 2/102 तक सील कर दिया जाना चाहिए था, लेकिन यह सील क्यों नहीं हुआ? आगे क्या खेल जारी है, जानने के लिए पढ़ते रहें इंडिया दर्पण दैनिक, देखते रहें DID न्यूज, सर्वधर्म संगम।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को छठा राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान करते हुए निजी व्यक्तियों और सार्वजनिक निकायों से जल को एक पवित्र और सीमित राष्ट्रीय संसाधन मानने का आग्रह किया। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्होंने राष्ट्रीय जल पुरस्कार और जल संचय जन भागीदारी पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने 10 श्रेणियों में 46 पुरस्कार विजेताओं को जल संरक्षण, नवाचार और कुशल उपयोग में उनके काम के लिए बधाई दी। देवियों और स्वजनों सभी को नमस्कार। आज पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों और संस्थानों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जल के महत्व को समझाने के लिए हजारों वर्षों पहले हमारे पूर्वजों ने ऋग्वेद में कहा था, ओप्सु अंतो अमृतम, अर्थात जल में अमृत विद्यमान है। अमृत के समान अमूल्य जल संसाधन के संरक्षण और प्रबंधन में योगदान के लिए इन पुरस्कार विजेताओं की जितना भी प्रशंसा की जाए कम है। इसीलिए जल के लिए आप सब जो प्रचेष्टा कर रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। उनके उत्कृष्ट प्रयासों को पुरस्कृत करने के लिए मैं जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 7 नवंबर से पूरे देश में हमारी राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष संपूर्ण होने के उपलक्ष्य में स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। हमारे राष्ट्रगीत में भारत माता की वंदना करते हुए बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने जो पहला शब्द लिखा था वो है सुजलाम। इसका अर्थ है अच्छे जल संसाधन से परिपूर्ण। ये तथ्य हमारे देश के लिए जल की प्राथमिकता को दर्शाता है। धरती पर उपलब्ध कुल जलराशि में से फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी केवल 2.5% है। उसमें भी केवल 1% ही मानव समुदाय को उपलब्ध हो पाता है। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती में झेल रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से वाटर साइकिल प्रभावित हो रहा है। ऐसे स्थिति में सरकार और जनता को मिलकर वाटर अवेलेबिलिटी और वाटर सिक्योरिटी के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। भूजल के स्तर को बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि पिछले वर्ष शुरू किए गए जल संचय जन भागीदारी कार्यक्रम के तहत 34 लाख से अधिक ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर्स का निर्माण किया जा चुका है। वाटर ट्रीटमेंट तथा सर्कुलेशन के साथ साथ कई इंडस्ट्रियल यूनिट्स ने जीरो फ्लूइड डिस्चार्ज का लक्ष्य हासिल किया है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहती हूँ। ऐसे प्रयास जल संसाधन और जल संरक्षण के लिए उपयोगी है। हमारे देश में जल का 80% उपयोग कृषि क्षेत्रों में होता है। इसीलिए कृषि क्षेत्र में जल के सक्षम उपयोग पर सबसे अधिक जोर देने की आवश्यकता है। जो समुदाय पहले जल का संचय करता है, वही समुदाय बाद में जल का उपयोग कर पाता है। इसीलिए जल संचय करना जरूरी होता है। जैसे जलवायु परिवर्तन होता है, जहाँ ज़्यादा बारिश होता है, कहीं पे कम बारिश, कहीं बारिश नहीं होता है। इसलिए जल का संचय करना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए केवल व्यक्ति नहीं, संस्थाएं भी ये काम कर रहे हैं और आगे भी काम करना चाहिए। जिला प्रशासन, ग्राम पंचायत तथा नगर निकाय के स्तर पर जल संरक्षण एवं प्रबंधन को निरंतर प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। अनेक शिक्षण संस्थान, नागरिकों के समूह तथा गैर सरकारी संस्थान भी ये दिशा में योगदान दे रहे हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। किसानों और उद्यमियों को कम से कम पानी का उपयोग करके अधिक से अधिक उत्पादन के नए नए तरीका अपनाने चाहिए। उत्साह के साथ व्यक्तिगत योगदान देने वाले प्रबुद्ध नागरिकों भी वाटर प्रॉस्पेरिटी वैल्यू चेन के महत्वपूर्ण स्टेक होल्डर हैं। व्यक्ति, परिवार, समाज तथा सरकार, इन सब की भागीदारी से ही सक्षम जल प्रबंधन संभव है। जल का उपयोग करते समय
सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अत्यंत मूल्यवान संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जनशक्ति की प्रबल भागीदारी से हम सब जल समृद्ध भारत का लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय हिंद, जय भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में छठे रामनाथ गोयनका मेमोरियल लेक्चर को संबोधित करते हुए आर्थिक विकास, लोकतंत्र और भारत की वैश्विक भूमिका पर महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कहा कि आज का भारत अधीर है विकसित और आत्मनिर्भर बनने के लिए। शिक्षा पर बात करते हुए प्रधानमंत्री ने थॉमस मैकाले की आलोचना की और कहा कि मैकाले ने भारत को एक गुलामी मानसिकता में बांधने की कोशिश की थी। उन्होंने अगले 10 सालों में इस मानसिकता को मिटाने का आह्वान किया। मोदी ने ये भी कहा कि लोकतंत्र का भविष्य लोगों की भागीदारी और उत्साह में निहित है, जैसा कि हाल ही में बिहार के चुनावों में दिखा। साथियों, आज जब भारत विकसित बनने की एक नई यात्रा पर निकल पड़ा है तो रामनाथ गोयनका जी की विरासत और भी प्रासंगिक है। रामनाथ जी ने अंग्रेजों की गुलामी से डटकर टक्कर ली। उन्होंने अपने एक संपादकीय में लिखा था, मैं अंग्रेजों के आदर्श पर अमल करने के बजाय अखबार बंद करना पसंद करूंगा। इसी तरह जब इमरजेंसी के रूप में देश को गुलाम बनाने की एक और कोशिश हुई, तब भी रामनाथ जी डटकर खड़े हो गए थे। और ये वर्ष तो इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने का भी है। और इंडियन एक्सप्रेस ने 50 वर्ष पहले दिखाया है कि ब्लैंक एडिटोरियल भी जनता को गुलाम बनाने वाली मानसिकता को चुनौती दे सकते हैं। थॉमस बेबिंगटन मैकाले ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान शुरू किया था। उसने ऐलान किया था, मैं ऐसे भारतीय बनाऊंगा, वो दिखने में तो भारतीय होंगे लेकिन मन से अंग्रेज होंगे। और इसके लिए मैकाले ने भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नहीं बल्कि उसका समूल नाश कर दिया। खुद गांधी जी ने भी कहा था कि भारत की प्राचीन शिक्षा व्यवस्था एक सुंदर वृक्ष थी जिसे जड़ से हटाकर नष्ट कर दिया। साथियों, भारत की शिक्षा व्यवस्था में हमें अपनी संस्कृति पर गर्व करना सिखाया जाता था। भारत की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाई के साथ ही कौशल पर भी उतना ही जोर था। साथियों, जब आप अपने देश को सम्मान नहीं देते हैं तो आप स्वदेशी इकोसिस्टम को नकारते हैं, मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को नकारते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण टूरिज्म की बात करता हूं। आप देखेंगे कि जिस भी देश में टूरिज्म फला फूला वो देश, वहां के लोगों को अपनी ऐतिहासिक विरासत पर गर्व करते हैं। हमारे यहां इसका उल्टा ही हुआ। भारत में आजादी के बाद अपनी विरासत को दुत्कारने के ही प्रयास हुए। जब अपनी विरासत पर गर्व नहीं होगा तो उसका संरक्षण भी नहीं होगा। जब संरक्षण नहीं होगा तो हम उसको ईंट पत्थर के खंडहरों की तरह ही ट्रीट करते रहेंगे। और ऐसा हुआ भी। अपनी विरासत पर गर्व होना टूरिज्म के विकास के लिए भी आवश्यक शर्त है। साथियों, ऐसे ही स्थानीय भाषाओं की बात है। किस देश में ऐसा होता है कि वहां की भाषाओं को दुत्कारा जाता है? जापान, चीन और कोरिया जैसे देश जिन्होंने देश के अनेक तौर तरीके अपनाए लेकिन भाषा फिर भी अपनी ही रखी, अपनी भाषा पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। इसलिए हमने नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई पर विशेष बल दिया है। और मैं बहुत स्पष्टता से कहूंगा,
हमारा विरोध अंग्रेजी भाषा से नहीं है, हम भारतीय भाषाओं के समर्थन में हैं। साथियों, मैकाले द्वारा किए गए उस अपराध को 1835 में जो अपराध किया गया, 2035 10 साल के बाद 200 साल हो जाएंगे और इसलिए आज आपके माध्यम से पूरे देश से एक आह्वान करना चाहता हूं। अगले 10 साल में हमें संकल्प लेकर चलना है कि मैकाले ने भारत को जिस गुलामी की मानसिकता से भर दिया है, उस सोच से मुक्ति पाकर के रहेंगे। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। करोल बाग जोन कार्यालय में हाउस टैक्स विभाग के अधिकारियों के साथ जोन चेयरमैन पुनीत राय द्वारा एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें क्षेत्रीय नागरिकों को हाउस टैक्स संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा की गई। इस बैठक में डेप्यूटी चेयरमैन कविता हजारीलाल चौहान व अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। बैठक का उद्देश्य नागरिकों द्वारा सामना की जा रही हाउस टैक्स से जुड़ी समस्याओं को सामने लाना व अधिकारियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करना रहा। DID न्यूज प्रतिनिधि ने इस अवसर पर जोन चेयरमैन पुनीत राय व कविता चौहान से इस बैठक के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। साथ ही निगम उपचुनाव व अवैध निर्माण जैसे मुद्दों पर चर्चा की। क्या जानकारी दी जन प्रतिनिधियों ने इस अवसर पर, आप भी देखें। MCD की जो ये सीट है, नारायणा सीट, ये मेरे ख्याल से पिछले 8 महीने से बिल्कुल वेकेंट पड़ी है, क्योंकि यहाँ के जो निगम पार्षद थे अब वो MLA बन गए हैं। तो अभी जो है 12 सीटों के ऊपर उपचुनाव हो रहे हैं दिल्ली के अंदर, और उनमें से एक नारायणा सीट है, बिल्कुल हमारे साथ वाली सीट है, रमेश नगर के एकदम साथ ही जो है वो नारायणा सीट पड़ती है। जो वहाँ से हमारे कैंडिडेट हैं वो एक तो लोकल कैंडिडेट है, वहाँ पर ही जन्मे, वहाँ पर ही बड़े हुए, वहाँ पर ही काम कर रहे हैं। पिछले 2.5 साल से उन्होंने बहुत मेहनत की है। जो उनके सामने बीजेपी की कैंडिडेट है, वो कैंडिडेट लोकल कैंडिडेट नहीं है, वो इंदरपुरी में कहीं पे रहती है, पता नहीं राजेंद्र नगर में कहीं पे रहती है, वो नारायणा वार्ड की है ही नहीं। तो एक तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरा जो है, लोग दुर्गेश पाठक जी को बहुत मिस कर रहे हैं। लोगों को आज दुर्गेश पाठक जी की वैल्यू पता लग गई है, क्योंकि कोई भी MLA जो हैं वो कोई खास उन्होंने अभी तक कोई भी काम नहीं करके दिखाया वहाँ पर नारायणा के अंदर। और लोगों को अब ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि अगर दुर्गेश पाठक जी को जिता दिया होता तो ये नौबत ना आती। इसलिए हम लोग बहुत होपफुल हैं कि इस बार जो हमारे कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट ज़रूर जीतेंगे। आज हमने हाउस टैक्स के पूरे डिपार्टमेंट को मीटिंग के लिए बुलाया था, जिसको मैंने और हमारी डिप्टी चेयरमैन ने कंडक्ट किया मीटिंग को। उसके अंदर हमारे काफ़ी सारे प्रश्न थे जो हमने हाउस टैक्स के ऊपर प्रिपेयर किए हुए थे। वो सारी इन्फॉर्मेशन हमने उनसे मांगी है, प्लस हमने उनसे ये डेटा भी मांगा है कि अभी तक की कितना हाउस टैक्स कलेक्ट हुआ, और जो वो हमें बता के गए हैं उसके हवाले से मैं बड़ा मतलब ये खुशखबरी है कि पिछले साल से बहुत ज़्यादा हाउस टैक्स इस साल ऑलरेडी कलेक्ट हो चुका है, और जो टारगेट इनको दिया गया तो टारगेट ये लग रहा है कि ये अचीव कर लेंगे। और बाकी जो सुनिधि स्कीम आई हुई है, इसका बहुत लाभ हुआ है लोगों को, और मैं कहूँगा कि स्कीम के अंतर्गत अगर कोई भी ये व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, इन्हें अपना हाउस टैक्स तुरंत से तुरंत भर देना चाहिए। इसके अंदर ना तो कोई किसी तरह का टैक्स लग रहा है, ना कोई पेनल्टीज लग रही हैं, और 1 टाइम 5 साल का पिछला लेके उससे पिछले बाकी सारे सालों का माफ़ हो रहा है। तो ये एक अच्छी स्कीम है जो स्कीम आई हुई है, तो अगर इसका लाभ लेना चाहें तो ज़रूर। ये 31 दिसंबर को ये स्कीम जो एक्सपायर हो जाएगी। अभी 31 दिसंबर तक ये स्कीम चालू है। कोई 2 विकास बताइए जो बहुत अच्छा आपने काम किया। देखिए, मेरी तो पूरी कोशिश रहती है कि काम जो है मैं बेहतर से बेहतर ही करूं, मगर एक जो सबसे बढ़िया और ज़रूरी काम, 2 काम मैं आपको बताता हूं। जब मैं निगम पार्षद बना था तो सड़कें बहुत बुरी हालत में थी। उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी से, उनके सहयोग से हमने 13 सड़कें अपने वार्ड में बनवाई थी, जिनका एस्टिमेट 3.5 करोड़ रुपए बना था, और जितनी जर्जर हालत में मेरे वार्ड में थी सड़कें, उन सब की मरम्मत की गई थी।
और दूसरा जो बढ़िया काम हुआ है मेरे कार्यकाल में वो ये है कि गोल चक्कर जो है वहाँ पर एक पार्क है, हमारा चाचा नेहरू पार्क, जो बहुत ही बड़ा और बहुत ज़्यादा चर्चित है। उसको हमने, जब मैं आया था तो इतनी बुरी हालत में था कि लोग वहाँ पे घुसते भी नहीं थे। आज आप जाके देखें, मेरे ख्याल से वो रमेश नगर क्या करोल बाग जोन के वन ऑफ द बेस्ट पार्क्स में से एक है। उसके ऊपर हमने बहुत फंड लगाया, बहुत मेहनत की और अब लोग जो है उसको बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। जैसा कि आपके क्षेत्र में जो है अवैध निर्माण को लेकर काफ़ी चर्चित है करोल बाग जोन के नाम अंदर, तो उस अंदर में जो है आपके एरिया में जो है उसको रोकने का क्या मतलब जो है आपकी तरफ से क्या है? देखिए, अवैध निर्माण एक ऐसी चीज़ है जो मेरे अकेले वार्ड में नहीं, पूरे करोल बाग जोन में हर वार्ड में हो रही है। और इसके लिए अभी पीछे हम लोगों ने एक जो MCD की हमारी जो वार्ड कमेटी होती है वो स्पेशली हमने इन्हीं डिपार्टमेंट्स को बुला के की थी, बिल्डिंग डिपार्टमेंट को, और वहाँ पर हमने काफ़ी क्वेश्चंस भी लगाए और बिल्डिंग डिपार्टमेंट को काफ़ी बताया गया। हर जितने भी निगम पार्षद ने, सबने अपनी अपनी वार्ड की प्रॉब्लम्स बताई, कहाँ कहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा है। मैंने भी अपने वार्ड की बताई। कुछ वार्ड है जहाँ पर निगम पार्षद नहीं है, जैसे कि नारायणा वार्ड है, तो वहाँ पे तो बिल्कुल ही बहुत ही ज़्यादा हाई दुहाई उठी हुई है। वहाँ पर तो कमर्शियल बिल्डिंगों को काट काट के उनकी प्लॉटिंग की जा रही है। तो ये सारे क्वेश्चन हमने रेज किए हैं और अगली वार्ड कमेटी में हम कोशिश करेंगे कि इन सबके आंसर हमको मिले। हाउस टैक्स का जो मीटिंग हुई है तो उस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? अभी चेयरमैन साहब ने जो हाउस टैक्स की मीटिंग ली थी तो उसमें हमने हाउस टैक्स से संबंधित जानकारियाँ ली हैं कि कैसे, मतलब क्या क्या उनका वो होता है, और मतलब ये जानकारी कि हाउस टैक्स के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कैसे कलेक्ट किया जाए, लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए। विकास के बारे में जो आपने अभी मेरे से पूछा है, तो हम लोगों ने अभी 2 हाई मास्क लाइट का उद्घाटन किया है और जो भी है इलाके में डार्क स्पॉट है उनको आइडेंटिफाई करके हम लोगों ने वहाँ पर लाइट्स लगवाई हैं। और जो भी हमारे पास कंप्लेंट आती है, हम लोगों से जुड़े हुए रहते हैं, उनकी जैसी कंप्लेंट आती है उनको हाथ के हाथ सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं। करोल बाग MCD जोन जो है अवैध निर्माण को लेकर तो काफ़ी चर्चित में हैं और चल रहे हैं इसमें, तो उस अवैध निर्माण को रोकथाम के लिए जो है आपकी तरफ से क्या सुनिश्चित किया गया? देखिए, अवैध निर्माण पे तो ना सिर्फ मेरे वार्ड में नहीं, पूरे करोल बाग जोन में ही हो रहा है ये। हम लोग बार बार इस चीज़ पे आवाज़ भी उठाते हैं। पीछे भी मीटिंग हुई थी कि ये अवैध निर्माण, मतलब कहने के बावजूद भी हम लोग कंप्लेंट भी करते हैं कि भाई ये क्यों हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती और हो ही रही है। तो हमारी कोशिश है कि भाई अवैध निर्माण ना हो, जैसे जो सिस्टम में है उस हिसाब से होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला के नवीन G+6 उच्चीकृत भवन का लोकार्पण करते हुए अपनी सरकार की उपलब्धियों को साझा किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में प्रदेश में केवल 4 FSL लैब थीं, जिन्हें बढ़ाकर आज 12 कर दिया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस में 2,19,000 भर्तियां की गईं, जिससे कानून व्यवस्था मजबूत हुई है। गोरखपुर FSL लैब के आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में गोरखपुर के सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज यह पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों को विधि विज्ञान प्रयोगशाला की एक नई सौगात प्राप्त हो रही है। मुख्य रूप से 2023 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भारत सरकार ने देश में 3 नए कानून लागू किए, जिनकी अवधारणा प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को समय से न्याय देने की रही है। यानी जो ब्रिटिश कालखंड की अवधारणा थी दंड पर आधारित, इससे अलग हट करके हर व्यक्ति को न्याय मिले और समय पे न्याय मिले, इस दिशा से भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य संहिता 2023, ये 3 नए कानून को गत वर्ष जुलाई में लागू किया गया। लागू होने के बाद यह अनिवार्य हो गया है कि उन सभी अपराधों में फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाए जाएं जिसमें 7 वर्ष से ऊपर की सजा है, और इसके लिए हम लोगों ने पहले से ही तैयारी की थी। अक्सर होता था कि अपराधी अपराध करता था और अपराधी के अपराध के बाद
क्योंकि साक्ष्य अगर इकट्ठे होते भी थे तो उस अपराधी को सजा इसलिए नहीं दे पाते थे क्योंकि अच्छी लैब्स नहीं थी। लैब्स के अभाव में अपराधी बच जाता था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने 8 वर्ष में 4 लैब को बढ़ा करके 12 करने में सफलता प्राप्त की। 18 कमिश्नरी उत्तर प्रदेश में हैं, हर कमिश्नरी में एक लैब हो। उसके लिए हम लोगों ने 6 अन्य स्वीकृत करके वे आज निर्माणाधीन हैं। यानी 18 ये सभी लैब बन जाएंगे तो 18 लैब्स हमारे पास प्रदेश में होंगी। और वह लैब भी केवल सामान्य नहीं, जिनमें हर प्रकार के फॉरेंसिक साइंस से जुड़े हुए उस पहलू की जांच की जा सकती है जिससे अपराधी के खिलाफ एक ठोस साक्ष्य समय पे हम न्यायालय में प्रस्तुत करके उसे दंडित करवा सकें और एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिला सकें। इस अवधारणा पर आधारित यह व्यवस्था प्रदेश में लागू की गई और इसके लिए हर एक जनपद में व्यवस्था की गई कि वहां पे मोबाइल फॉरेंसिक लैब भी दिए जाएं। 75 जनपद हैं प्रदेश में, हर जनपद में हमने 2-2 वैन इस रूप में उपलब्ध करवाए हैं जो साक्ष्य कलेक्ट कर सकें। बैलिस्टिक जांच करने में बहुत समय लगता था, अब ऐसा नहीं हो पाएगा। और डीएनए जांच की सुविधा भी अब गोरखपुर की इस लैब में उपलब्ध करवा दिया गया है। देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नशा मुक्त भारत अभियान की 5वीं वर्षगांठ पर युवाओं से नशे के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि नशा केवल एक गलत आदत नहीं, बल्कि समाज को भीतर से कमजोर करने वाली गंभीर चुनौती है, जो युवा पीढ़ी की ऊर्जा और भविष्य दोनों को खतरे में डालती है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से राज्य सरकार ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के संकल्प को मिशन मोड में आगे बढ़ा रही है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने मौजूद युवाओं 100 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। मुझे आज नशा मुक्त भारत अभियान के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में नशे के खिलाफ अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले आप सभी कर्मवीरों के बीच उपस्थित होकर अत्यंत ही आज हर्ष की अनुभूति हो रही है। आप सभी के निरंतर परिश्रम से, प्रतिबद्धता से और जन जागरूकता के प्रयासों से आज हमारा समाज नशे की इस भयावह समस्या से मुकाबला करने में सक्षम हो रहा है। इस चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ रहा है। आज के इस अवसर पर मैं नशा मुक्त अभियान में अपना योगदान देने वाले आप सभी योद्धाओं का हृदय तल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, नशा केवल एक बुरी आदत नहीं है, बल्कि समाज को भीतर से खोखला करने वाली एक बहुत भयावह और भयंकर चुनौती है। ये घातक प्रवृत्ति व्यक्ति के चेतना को, विवेक को और निर्णय लेने की जो क्षमता है उसको नष्ट करके उसके पूरे भविष्य को विनाश की ओर ले जाने का काम करता है। और नशे की गिरफ्त में आया व्यक्ति न केवल स्वयं का विनाश करता है, बल्कि अपने पूरे परिवार का भी नाश कर देता है। ये केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य और सामाजिक प्रतिष्ठा को ही चोट नहीं पहुंचाता है, बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भविष्य के अंधकार में धकेलने का काम भी करता है। आज नशे का प्रचार प्रसार वैश्विक स्तर पर एक साइलेंट वार की तरह हो रहा है। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।